गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने बात की थी ठोसों की द्रव में विलेयता की और उसके कारकों पर अध्ययन किया था हमने। आज अपन बात कर रहे हैं गैसों की द्रव में विलेयता की। अब गैस की द्रव में विलेयता जो है वो हर एक गैस की भिन्न भिन्न प्रकृति होती है, इस आधार पर जो है डिपेंड करती है। यानी कुछ गैसें जो हैं वो जल में अधिक घुलनशील है, तो कुछ जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, वो जल में क्या है, अल्प घुलनशील है। तो इसी प्रकृति के आधार पर गैस की जो विलेयता द्रव में वो अलग अलग होती है। दूसरी बात, किसी गैस का द्रव के अंदर जाने के बाद में वो कितना द्रव के माध्यम से अवशोषित होती है, यानी द्रव जो है वो अपने में उस गैस को कितना स्थान देता है, उसे कहते हैं अवशोषण गुणांक। यानी गैस का जो अवशोषण गुणांक है वो ही निर्धारित करता है किसी भी द्रव में गैस को घुलने के लिए। अब ये अवशोषण गुणांक क्या है? तो अवशोषण गुणांक की परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखी है, तो आप देख लीजिए। निश्चित ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो अगर इसको समझे परिभाषा को, तो मान लीजिए x गैस का क्या है, आयतन है, और वो हम y आयतन वाले विलायक में घोलना चाह रहे हैं। तो उस x आयतन में से, गैस के x आयतन में से कितना आयतन का भाग उस y विलायक में घुलेगा एक निश्चित ताप एवं निश्चित वायुमंडलीय दाब के ऊपर, उसे अपन कहेंगे उस गैस का अवशोषण गुणांक। तो ये तो जरूरी नहीं है कि संपूर्ण गैस जो है वो विलायक में घुल जाए, और ये भी जरूरी है कि संपूर्ण गैस विलायक में घुल भी जाती है। तो यदि संपूर्ण घुल जाती है तो x पूरा पूरा घुल जाता है, और अगर अल्प है तो अपन x में से अल्प कितना है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं घुलती है तो उसमें आयतन जो है गैस का वो दिखाया नहीं जाता है। तो कितना आयतन गैस का जो है वो दिए गए या लिए गए विलायक में घुलता है निश्चित ताप एवं दाब पर, उसे कहते हैं अवशोषण गुणांक। और जिस गैस के लिए अवशोषण गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा, उस गैस की विलेयता उस विलायक में, विलायक के आधार पर निकाला जाता है। ये जैसे मान लीजिए कोई गैस है, दो गैस है, अमोनिया और HCl, इनको अपन जल में घोलते हैं, तो इनका अवशोषण गुणांक अमोनिया और HCl में ज्यादा किसका है, अमोनिया का है। तो अमोनिया HCl की बजाय ज्यादा घुलेगी जल के अंदर। ओके, अब देखते हैं गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले बात करते हैं गैस की प्रकृति पर। तो गैस की प्रकृति में कैसे, ऐसी गैसें जो यदि विलायक में अपन घोलें, गैस अपने पास में है और उसे अपन घोलना चाह रहे हैं किसी विलायक में, यदि वो गैस विलायक में आयनित हो जाती है या विलायक से क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है, तो उस गैस की उस विलायक में विलेयता अधिक हो जाती है, या कह सकते हैं वह गैस जो है वो विलायक में आसानी से घुलनशील होती है। ठीक है, तो आयनित और क्रिया, यहां दो ऐसे टर्म दिखाए रहे हैं कि गैस अगर उस विलायक में आयनित हो जाए या उस विलायक से क्रिया कर ले तो वो गैस उस विलायक में आसानी से घुलनशील होती है। एग्जाम्पल के तौर से देखिए, जैसे HCl गैस है और उसे विलायक यानी हमने ले लिया जल, जल में अपन इसको घोलना चाह रहे हैं। तो HCl जो है वो जल में घुलने के बाद में देखिए आयनित हो गई और किसका निर्माण हो गया, एक देखिए H3O+ और Cl-। तो देखिए आयन का निर्माण हो जाता है, प्लस और माइनस आपको दिखा रहे हैं, एक तो हाइड्रोनियम आयन है और एक क्लोराइड आयन। टूट गया, HCl गैस जो है वो जल में जाते ही अपने आयनों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। अब देखिए क्रिया का, देखिए अमोनिया गैस हमने ली है, जल ले लिया हमने, विलायक लिक्विड लिख दिया मैंने आपको। अब ये अमोनिया जल से क्रिया कर लेगी, क्रिया करने के बाद में क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया जो है वो जल के साथ क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है, और किसका निर्माण होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी गैस है, ये भी जल से क्रिया कर लेगी और क्या बनेगी, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होगा। तो आयनित का मैंने बताया अपने आयनों में विभक्त हो जाए, वो भी गैस आसानी से उस विलायक में विलयशील है। और यदि विलायक से क्रिया कर ले, ये दोनों एग्जांपल आप देख रहे हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही जल जैसे विलायक के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। तो ये भी गैस जो है वो जल में क्या है, आसानी से विलयशील है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अवशोषण गुणांक जो है, जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वह गैस जो है उस दिए हुए विलायक में अधिक घुलनशील होगी। तो यहां एक आपको जो है घटता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है, ये किसका है, ये तो सभी गैसें हैं और इन गैसों का अवशोषण गुणांक का ये क्या है, घटता हुआ क्रम है, और विलायक के रूप में क्या लिया है, जल लिया है। तो यानी कि पूरी हेडिंग क्या बन गई हमने कि इन गैसों की जल में अवशोषण गुणांक का क्या है, ये क्रम है। तो सबसे ज्यादा जल में अवशोषणता किसकी होगी, अमोनिया की होगी, यानी विलेयता भी ज्यादा किसकी होगी, अमोनिया की ही होगी। और सबसे कम जल में कौन घुलेगा, नाइट्रोजन गैस, तो इसकी विलेयता भी कम होगी, अवशोषण गुणांक भी क्या है, कम है। तो ये ऑर्डर भी आपको एग्जाम में कई बार 3 या 4 गैसें दे देते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया अमोनिया, SO2, CO2 और O2, 4 दे दिया आपको, इन्हीं में से देंगे क्योंकि आपके कोर्स में ये क्रम दिखा हुआ है। तो आप ये क्रम याद कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले अमोनिया आएगा, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो क्रम है वो है अवशोषण गुणांक का, और जिसका अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो गैस जल में क्या होगी, अधिक विलयशील होगी। ओके, दूसरा है विलायकी प्रकृति। अब विलायकी प्रकृति का मतलब, यदि आपके पास में या प्रयोग के दौरान अपने पास में अध्रुवीय विलायक है, जैसे बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक है, तो उसके अंदर जो है अध्रुवीय गैस क्या होगी, विलयशील होगी। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यही क्या होंगी, उनमें विलय होगी। लेकिन यदि अपने पास में ध्रुवीय विलायक है, जैसे जल है, जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है। अब ध्रुवीय विलायक में अगर अपन ऑक्सीजन को घोलना चाहें तो ऑक्सीजन तो क्या है, अध्रुवीय है, अध्रुवीय गैस है। तो ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन को अपन जल में घोलते हैं तो जल में क्या रहती है, अल्प विलय रहती है। कारण क्योंकि ये स्वयं तो क्या है, अध्रुवीय गैस है, और हमने विलायक क्या ले लिया, ध्रुवीय ले लिया। विलायक क्या ले लिया, ध्रुवीय विलायक। तो देखिए मैंने बताया समान समान को बोलता है, यहाँ ये है ध्रुवीय, ये ध्रुवीय, समान नहीं है, असमान हो गया। इस कारण ऑक्सीजन जल में क्या है, अल्प विलय है। लेकिन यदि अपन O2 की जगह क्या ले लेते हैं, HCl गैस ले लेते हैं, तो HCl गैस क्या है, ध्रुवीय गैस है। किसमें विलय होगी, H2 जैसे ध्रुवीय विलायक में क्या होगी, जो है विलयशील, अल्प नहीं है, पूर्ण विलयशील होगी। आई बात समझ में। लेकिन यही HCl आप अगर घोलना चाहो किसमें, बेंजीन में, किसमें घोला हमने, बेंजीन में, तो बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक है। तो इसमें क्या है, ये या तो क्या है, अल्प विलय है, या विलयशील ही नहीं है। तो इसमें कौन सी गैस घुलेगी, ऑक्सीजन गैस जो है वो अध्रुवीय विलायक में घुल जाएगी। तो समान समान को घोलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय को, अध्रुवीय अध्रुवीय को घोलेगा, ठीक है। तीसरा कारक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव में अपन देखते हैं कि अगर कोई गैस जो है, मान लीजिए ये एक पात्र है और इस पात्र में ये विलायक है, अभी लिया मान लीजिए जल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस जल के अंदर कौन सी गैस घुली हुई है, ऑक्सीजन गैस घुली है। अपन जो जल पीते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस घुली हुई रहती है। कई बार क्या होता है, आप जल को घर में उबालते हैं अपन, तो उबले हुए जल का और जो हमने मान लीजिए फ्रेश वाटर जो है अपनी नल से भरा है, उन दोनों के जल के स्वाद में आप कंपैरिजन करके देखिए। उबले हुए जल में आपको स्वाद क्या है, थोड़ा कम आएगा, लेकिन जो आपने नल से भरा है उसमें स्वाद क्या आएगा, आपको थोड़ा जल का जैसे स्वाद आपको मिले। यानी आप उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण है,
क्योंकि जैसे ही आपने जल को गर्म किया तो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो तापमान बढ़ने के साथ क्या हो गई, बाहर निकल गई। तापमान बढ़ने के साथ क्या निकल गई, बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने से अब जल के जो स्वाद में क्या आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस कारण यानी ताप बढ़ाएंगे तो जो गैस की जल में विलेयता है वो कम होती जाती है, क्योंकि गैस जो जल में घुली हुई है उनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे टूटता जाएगा, और जो जल हमने लिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस जो है वो विलयशील है, तो उन अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो जो गैस के अणु है वो विलायक या विलयन की सतह को छोड़कर बाहर निकलना शुरुआत हो जाते हैं। तो इससे यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये बात किसने बताई, ये बात जो है ला सातेलिए या ली सातेलिए ने ये बात जो है बताई कि तापमान बढ़ाएंगे तो किसी भी गैस की, ज्यादातर सामान्य तौर से, अपवाद की बात मैं करता नहीं हूं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं, उनकी तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। तो यानी ताप का वो अवशोषण करेंगे और उस द्रव में वो क्या घुलने का प्रयास करेंगे। तो अपवाद के अलावा सामान्य तौर पर जो है गैसों की द्रव में विलेयता ताप के साथ घटती है। ठीक है। फोर्थ है दाब का प्रभाव। गैसों पर दाब का प्रभाव अत्यंत पड़ता है। यानी अगर गैस पर अपन दाब लगाएंगे तो गैस जो है वो संपीड्य होगी, गैस के अणु जो है वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। अब कोई गैस जो है वो विलयन में घुली हुई है, ठीक है। अब यदि अपन उस विलयन पर दाब लगाएंगे तो गैस के जो कण हैं वो विलयन की सतह के अंदर घुस जाएंगे और विलयन के अणुओं के साथ में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, क्रिया करेंगे और अधिक घुलने का प्रयास करेंगे। फलस्वरूप जो गैस की जो विलेयता द्रव में जो है वो दाब के कारण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो अवविकर्ण यानी जो गैस के कण पहले सतह पर थे, विलयन के अंदर नहीं थे, जैसे ही हमने विलयन पर दाब लगाया गैस के कण जो है यानी अधिक से अधिक गैस के कण जो है वो विलयन के अंदर चले जाते हैं और विलयशील हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, दाब बढ़ाएंगे तो गैस की जो द्रव विलेयता जो है वो बढ़ती जाएगी, और तब तक बढ़ती जाएगी जब तक उस तंत्र में साम्य स्थापित नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है कि दाब बढ़ाते रहें गैस की विलेयता है वो द्रव में बढ़ती जाएगी, नहीं, एक क्रांतिक बिंदु जरूर आएगा। उस क्रांतिक बिंदु के बाद आप यदि कितना भी दाब बढ़ाएं तो अब गैस की जो है द्रव विलेयता नहीं बढ़ेगी। उस क्रांतिक बिंदु को कहते हैं साम्य स्थापित हो जाना। ठीक है। तो गैस की द्रव में विलेयता दाब के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है साम्य स्थापित होने तक। ठीक है।